But Modi, I think, has surpassed Nehru. Congress has not been able to come into majority on its own since 1990. If Narendra Modi ji comes back as the Prime Minister the third time, nobody in the entire world would have achieved what he has. जो सत्ता में नहीं आए, वो इस देश के लोकतंत्र को बदनाम कह रहे हैं, डिक्टेटर कह के, ये इस देश का दुर्भाग्य है. ऐसा क्यों होता है रूरल एरियाज के अंदर लोग अपने वोट को डबल ट्रिपल वैल्यू देते हैं और अर्बन एरियाज में लोग वोट तक नहीं करते? आपके हिसाब से हाउ इम्पोर्टेंट इज़ लोगों से मिलके एक ओपिनियन बनाना इन पोल्स? बिकॉज मैंने पहले जब पोल्स की मैं टीवी पे देखता था तो मेरे को लगता था कि शायद ये जो रियल पॉलिटिक है वो बहुत अलग है एज अपोज टू जो एंकर्स वगैरह बात कर रहे हैं. 100% अलग है ब्रदर. और मैं आपको कहता हूँ, आप मेरे सभी वीडियो उठा के देख लो, मैं आपको ये तक बता दूंगा कि कौन सी सीट कौन सा व्यक्ति जीत रहा है. इसके पहले आप कोई भी सिफोलॉजिस्ट को आप देखो, रेयरेस्ट ऑफ रेयर को बिना अपने लैपटॉप को पेपर को देखे बता सकते हैं कि कौन कौन सी सीट जीत रहा है. उनसे आप थोड़ा डिटेल में पूछो कि कौन सीट क्यों जीत रहा है. वो बड़ी टेक्निकल बातें करें क्योंकि वो ट्रैवल ग्राउंड पे नहीं करते. एंड इट्स अ चैलेंजिंग एक्सरसाइज, आई कैन अंडरस्टैंड, बट एटलीस्ट एक बार तो देश को घूमो. अदरवाइज यू वोंट नो. इट्स लाइक यू विल इन द सेम गेस वर्क कर रहे हो ब्रदर. एको चेंबर में भी होगा ना आप अपने खुद गेस वर्क कर रहे हो. अगर आप मुझे 1.5 करोड़ रुपए दो, 2 करोड़ रुपए दो, बोलो कि दिल्ली में बैठ के बताओ कौन जीत रहा है, मैं नहीं करूंगा. मैं बोलूंगा मैं एक बार तो जमीन में घूमूंगा, बाकी सब मेरा ऑब्वियसली टीम करेगी, बट एक बार तो आपको टटोलना चाहिए. आई सी. मैं ना जब छोटा था और हरियाणा में जब ये असेंबली इलेक्शन हो रहे थे या असेंबली हो रहे थे या फिर लोकसभा, आई डोंट रिमेंबर, आई वाज वेरी यंग, तो कुछ नए कैंडिडेट्स उभरे. यहाँ पे एक लोकल कैंडिडेट है आनंद कौशिक के नाम से, अब नहीं है पॉलिटिक्स में रेलेवेंट, आई एम नॉट श्योर. तो उस टाइम में ना बाई चांस उड़ते उड़ते मैं ऐसे ही ट्रैवल कर रहा था, किसी सेक्टर में मेरे को ज़मीन पे पड़ा हुआ ना एक कास्ट का वो मिल गया पेपर. उस पर फरीदाबाद के जितनी भी पूरी सीट है उसमें बाई कास्ट डिवीजन कर रखी थी कि यहाँ पे गुजर इतने हैं, अहीर इतने हैं, जाट इतने हैं, बनिए इतने, और कई तरह की कास्ट लिखी हुई थी. मैंने अपने पापा से पूछा, मैंने कहा ये कास्ट के पेपर से क्या मतलब है? कहते हैं नहीं, ऊपर तो इलेक्शन डिसाइड होते हैं कि इन कास्ट से कितने वोट पड़ेंगे, कितने वोट पड़ेंगे. आई एम श्योर दैट्स ट्रू फॉर काउंसिलर इलेक्शंस, असेंबली इलेक्शंस, बट इज कास्ट अ प्रिडोमिनेंट फैक्टर इन नॉट ओनली सेफोलॉजी बट ऑल्सो in deciding who gets to be in power in Lok Sabha 2024? So let me answer your question by a simple statement. Indian polity was caste dominated. Now Indian polity has become caste representative. Now there's a difference between the two. Please understand, caste is not a necessary but is a very important aspect of anybody's identity. It should not be looked from a negative prism. It is an aspect of a individual's social personality, which is as clear as that. But earlier what used to happen is that it was a caste-dominated polity because development deficit was there. Now please understand that when you have a lot of development, मान लो जब विकास पहुंचता है, किसी की सड़क पहुंचती है, कुछ भी पहुंचता है, तो फिर उसकी जात क्या है वो फर्क नहीं पड़ता. तो जैसे उत्तर प्रदेश में अभी नरेंद्र मोदी जी को भले यादव भी वोट डाल रहा है, एससी भी वोट डाल रहा है. वो लड़ तो वाराणसी से रहे हैं, डिस्पाइट द फैक्ट दैट इज स्ट्रांगहोल्ड इज गुजरात वेयर ही वाज सीएम 3 टाइम्स. उसके बाद हाँ, तो मैं वही कह रहा हूँ ना, बनारस में तो एक तरफा जीतेंगे वो. मतलब मैं कह रहा हूँ बाकी स्टेट, मतलब जैसे मान लो कि यादव डोमिनेटेड बेल्ट्स में भी उनको वोट मिल रहे हैं. एससी वोट जो पहले एक बार मायावती का होता था, उसमें महिलाएं जो है बिकॉज उनको किसी को घर मिला है, किसी को चूल्हा मिला है, किसी को पानी मिला है, सड़क मिला है, वो जाके वोट डाल रही हैं. आप समझ रहे हो? तो कहने का मेरा तात्पर्य है कि जब विकास पहुँचता है ना तो कास्ट बैरियर्स टूटते हैं. जब डेवलपमेंट सरप्लस होता है तो वो वैसे लीडर्स कर पाते हैं जो बिना करप्शन का विकास कर सकें बड़े से. तो नरेंद्र मोदी जी ने वो करा है, इसीलिए उनको क्रॉस कास्ट वोट मिल रहा है. इसमें कोई ये हार्ड फैक्ट है. तो पॉलिटी फिर कास्ट रिप्रेजेंटेटिव हो जाती है. मतलब कि आपको यार जितना कास्ट, जितनी एक कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर कास्ट है उस हिसाब से आपको रिप्रेजेंटेशन देनी होगी स्टेट के अंदर. फॉर एग्जांपल अगर स्टेट में यादव्स हैं, एससीज हैं, एक्सेट्रा है, तो आपको रिप्रेजेंटेशन एमपी एमएलए इलेक्शंस के अंदर देनी होगी. रिप्रेजेंटेशन है, पर वो इकलौता फैक्टर नहीं है. अब ये देखा गया है कि जितना बड़ा चुनाव होता है उतना कास्ट का फैक्टर कम पड़ जाता है. Okay. So which means that caste will be, if in a parity, if I look in a parity of one, caste will be 0.2, 0.3 in a Lok Sabha election, it might be 0.5 in an assembly election. As local you go, more local issues become important. As higher in national you go, it is only about larger issues are about who you want to be who do you want to see the prime minister. So what is the Congress party doing as a strategy? वो लोगों के अंदर कास्ट आइडेंटिटी को सर्वोपरि रखना चाहती है. तो अगर वो कास्ट आइडेंटिटी सर्वोपरि होगी तो जो हिंदू वोट है वो उसको बढ़ जाएगा और माइनॉरिटी वोट कंसोलिडेट हो जाएगा. दैट इज कांग्रेस पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी.
कांग्रेस की हिस्टोरिकली पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी अगर आप देखोगे पिछले 1990s से यही रही है. कांग्रेस has not been able to come into majority on its own since 1990s, right? Why? Because it never had the popular vote. It always had the 10 to 11 crore vote, and then it used to get the other votes. Is that so? Congress polity is based caste dominated polity. BJP's polity is caste representative polity. That's where you will hear political grammar terms like Hindu and others from the BJP's mouth, but caste terms from the Congress mouth, because their formula is consolidate the minority and get caste supports. BJP's formula is unite the majority, provide the Modi's at least is provide benefits to all and get the maximum, then get the maximum vote from whatever caste you can. आपको लगता है कि अगर नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री ना होते तो भाजपा के बहुत सारे नेता ये चुनाव ना जीत पाते? 100%. एक बहुत सारे क्या बहुत सारे, ये पूरा का पूरा एक एक वोट जो बीजेपी को पड़ रहा है उससे नरेंद्र मोदी जी का वोट पड़ रहा है आज की तारीख में लोकसभा इलेक्शन. सो क्या पहले कभी हमारे देश में आपने इलेक्शंस कवर करे हैं, हाउ हैज द डोमिनेंस ऑफ वन मैन सो परवेसिव दैट ही डिसाइड्स लिटर इलेक्शंस? मतलब अगर खुदा ना खास्ता उन्हें कुछ हो गया, राइट, सो व्हाट दैट मीन्स इज ये जितने भी एमपी हैं जो बोल रहे हैं हम भाजपा के एमपी बन के आए हैं, हमने देखो कितने बहुमत से जीते हैं, ये सब के सब इरेलेवेंट हो जाएंगे? इरेलेवेंट तो नहीं होते हैं. देखो पहले तो मेरे को पूरी उम्मीद, ये भगवान इसे मैं प्रे भी करता हूँ दैट द गॉड विशेस द प्राइम मिनिस्टर ग्रेट हेल्थ विच इज़ देयर. नाउ लेट मी टेल यू इट्स ऑलवेज स्ट्रॉन्ग. जवाहरलाल नेहरू वाज द प्राइम मिनिस्टर, वोट नेहरू जी के नाम पे पड़ता था. मतलब हिस्टोरिकली उनके नाम पे पड़ता था. जो स्ट्रॉन्ग लीडर होता है ना दोस्त, वो स्ट्रॉन्ग लीडर की का मतलब ये होता है, पर लोकसभा इलेक्शंस की बात कर रहा हूँ मैं, कि उसके नाम पे वोट पड़ता है. लोग फिर ये नहीं देखते अरे यार अगर कहीं पे कुछ लोकल बहुत इंपॉर्टेंट इशू हो जाता है, जैसे मान लो बाड़मेर एक कॉन्स्टिट्यूएंसी राजस्थान में इस बार, तो वहाँ लोकल समीकरण इतने प्रभावी हो गए कि राष्ट्रीय समीकरण इतना ज्यादा लोगों ने नहीं देखा इस कॉन्स्टिट्यूएंसी में. पर वो एक स्पेसिफिक फिनोमिना है, वो ऐसा नहीं है कि वो पूरे देश भर में एनॉमली है, 3-4-5 जगहों पे एब्रेशन है वो, राइट, मतलब एक अपवाद है वो. वेराज ओवरऑल राष्ट्रीय इलेक्शन में जब भी एक स्ट्रॉन्ग लीडर होगा तो उस सिनेरियो के अंदर स्ट्रॉन्ग लीडर का सेंटिमेंट ही होता है. स्ट्रॉन्ग लीडर या तो एक तरफा जीतते हैं एक तरफा हारते हैं, बीच में कुछ नहीं होता. नरेंद्र मोदी के साथ में अगर आप इतिहास उठा के देखोगे, जब से गुजरात के सीएम बने हैं वो गवर्नमेंट में 22 साल रह चुके, मतलब इन टोटलिटी 22 ईयर्स प्लस रहे हैं और हमेशा फुल मेजोरिटी के साथ ही मैंडेट में है. स्ट्रॉन्ग लीडर्स के साथ ऐसे ही होता है. जवाहरलाल नेहरू वॉज ऑल्सो लाइक दैट, बट मोदी I think has surpassed Nehru in terms of his reach, because during Jawaharlal Nehru's time India में एक मीडिया ना के बराबर था. India was a very poor struggling country. Very poor country. Number 2, information decentralization नहीं था, तो सरकार नैरेटिव को पूरा कंट्रोल कर सकती थी. कोड्स बड़े नेसेंट स्टेट के अंदर थे, तब आप सरकार अपना दबदबा मतलब आगे कंटिन्यू करवा सकती थी. अब आप देखो नरेंद्र मोदी के सामने एक ऐसी ऑपोजिशन है जो 60 साल तक गवर्नमेंट के पावर के अंदर रही है, उनको उन्हें डबल डिजिट में ला के रख दिया. मतलब क्या रीच होगी. नंबर 2, आज की तारीख में कोई किसी को बेवकूफ़ नहीं बना सकता. मैं आपको कुछ भी बोलूँगा, आज ताइवान में क्या चल रहा है, यूक्रेन में क्या चल रहा है, रशिया में क्या चल रहा है और आपकी गली में क्या चल रहा है, वो सब आपको पता है. सबको पता है, गाँव वाले को भी पता है, शहर वाले को भी पता है, सबको पता है. तो आज व्यक्ति सब कुछ सोच समझ सब कुछ देखता है फिर अपना निर्णय लेता है. पहले तो ऐसा नहीं था. आज गवर्नमेंट को इन्फॉर्मेशन नहीं कंट्रोल करती, आज कोई मेन स्ट्रीम मीडिया नहीं कंट्रोल करती, कोई नहीं, सब कुछ आ रहा है. हर चीज हर तरफ दिख रही है, इंस्टाग्राम पे दिख रही, फेसबुक पे दिख रही, व्हाट्सएप पे दिख रही, हर चीज हर तरफ दिख रही है ना, टीवी पे दिख रही है, पेपर पढ़ रहा है, सब कुछ हो रहा है. नंबर 2, आज की तारीख में जुडिशरी स्ट्रॉन्गेस्ट सिचुएशन के अंदर है. आप कोई भी चीज़ है, आप सरकार के डिसीजन को आप कोर्ट में जाके चैलेंज कर सकते हो. आपका चेक एंड बैलेंसेस बने हुए हैं. आज की तारीख में मीडिया जो है सिर्फ मेन स्ट्रीम भी नहीं है, इतने सोशल मीडिया चैनल्स हैं, इतने मेन स्ट्रीम चैनल्स हैं, इतने डिजिटल चैनल्स हैं, आप किसी से भी अपनी बात पहुंचा सकते हो. इन सब के होने के साथ में अगर कोई व्यक्ति 2 बार बहुमत में आता है और तीसरी बार आने की स्थिति में है, तो आप सोचिए कि क्या कनेक्ट होगा. So those tools can be utilized by leader to directly connect. आज Modi does not need the media, Prime Minister Modi. In fact, media needs Prime Minister Narendra Modi today. I see. It's just like जिस तरह से Trump को the media loved to cover because he was a strong leader in the US. Yeah, but no, there's no comparison between Trump and Modi. Why is that? Because both are populist leaders. Modi is one with popular mandates twice, and with huge mandates. Trump lost the election after the first time. So that is what I'm saying. Nobody, I am telling you, please go ahead and research. Nobody in the globe has been able to achieve, if Narendra Modi ji comes back as the Prime Minister the third time, nobody in the entire world would have achieved what he has, which means that he has increased his mandate
with every successive election. यूजुअली इनकम्बेंट लीडर्स के मैंडेट गिरते हैं आपके। That is generally what do they say कि there is a concept कि भैया एंटी इनकम्बेंसी होनी चाहिए। एंटी इनकम्बेंसी मतलब क्या कि जो जितना ज़्यादा सरकार के अंदर रहेगा उसके से उतने लोग नाराज़ होंगे। जैसे मान लो 3 लोग आपके यहाँ पे काम कर रहे हैं, अब थोड़े समय होगा तो जो आपसे दिल से कनेक्टेड होगा आपसे दिल से कनेक्टेड होगा, पर नेचुरल क्या होगी कि आपकी कुछ चीज़ें आपको खराब लगेगी, उनको खराब लगेगी, ये स्वभाव है ह्यूमन बीइंग का। बट आप सोचो सरकार के अंदर रहते हुए ज़्यादा लोग आपको पसंद कर रहे हैं, मतलब जितने लोग पहले पसंद किए तो उससे ज़्यादा लोग पसंद कर रहे हैं, और आप सरकार में तो और ज़्यादा लोग और पसंद कर रहे हैं। ये दुनिया में कहीं नहीं होता है, देश में भी कहीं नहीं हुआ है। सो ही विथ हिम देयर हैज चेंज्ड द कॉन्सेप्ट ऑफ एंटी इनकम्बेंसी टू प्रो इनकम्बेंसी when it comes to vote on Modi. I'll tell you why. Because people of this country toil and खून पसीने की मेहनत करते हैं। आपने खून पसीने की मेहनत से पॉडकास्ट शुरू किया, ये खून पसीने की मेहनत से कर रहा है, तो हमेशा एक ऐसे आदमी से रिलेट करेंगे जो नीचे जमीन से उठा हुआ है। So this also is a fight between somebody who has not been entitled and achieved things through his pure hard work and someone or some people who have been very entitled. So in a fight between the entitled and the underdog, it's always the underdog which will whose story will be more and more relatable. Yeah, this is a country that loves a good rags to riches story, and he has that story. It's a real story which is there. And also, please understand, whenever it's a vote on Modi, but it is the same country when it is not a vote on Modi, which means that when Modi is one of the factors, it votes the other parties. You have seen for example, we are recording this podcast in Haryana. Haryana in 2019 the BJP had said that we will cross 70 seats. What was the result? The BJP could not even touch 50, correct? Modi ji was also campaigning. Why? Because people knew that Modi is there, but there are many other things. This is not an election on Modi. Modi is acting as a catalyst there. But when the base is weak, that catalyst can take you only that far. But in a national election, brother, it is a vote on Modi. This is why people know, अरे इसमें तो चलो अपनी सब लोकल चीजों को बुलाओ और मोदी को डालो. I see. जब ये वाला इलेक्शन हुआ था, I also remember JJP नई बनी थी, एक नया enthusiasm था कि भाई चौटाला के बेटे आए हैं, अब ये करेंगे इलेक्शन. तो आप समझो देश की जनता की आप विजडम को देखो और देश की जनता कितनी वाइज है, इसको आप समझो. इससे आपको समझ में आता है कि इस देश की जनता का थॉट प्रोसेस कितना डेमोक्रेटिक है. जो सत्ता में नहीं आए वो इस देश के लोकतंत्र को बदनाम कह रहे हैं, डिक्टेटर कह के. ये इस देश का दुर्भाग्य है. पर आपको लगता है ऐसा कि अगर ईवीएम की बात होती है, वही ईवीएम तेलंगाना में कांग्रेस को जिताता है, वही ईवीएम कर्नाटक में कांग्रेस को जिताता है, वही ईवीएम मध्य प्रदेश में बीजेपी को जिताता है, वही ईवीएम लोकसभा के अंदर बीजेपी को जिताता है, वही ईवीएम ममता बनर्जी को बंगाल के अंदर जिताता है, वही ईवीएम नवीन पटनायक को उड़ीसा में जिताता है, वही ईवीएम नॉर्थ ईस्ट के अंदर दूसरी पार्टी को जिताता है, वही ईवीएम केरला के अंदर सीपीएम की सरकार लाता है, वही ईवीएम जो है तमिलनाडु के अंदर डीएमके लाता है, वही ईवीएम गुजरात के अंदर बीजेपी लाता है, वही ईवीएम हिमाचल के अंदर कांग्रेस लाता है, वही ईवीएम उत्तराखंड के अंदर बीजेपी लाता है, वही ईवीएम पंजाब के अंदर आम आदमी पार्टी लाता है, वही ईवीएम दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी लाता है. पर अगर खुद सत्ता में नहीं आओ तो ईवीएम को गाली दे दो, ये थोड़ी होता है. इसके अंदर आपको लगता है इस वाले इलेक्शन के अंदर बाकी रीजनल पार्टीज का क्या रोल रहेगा, अगर कुछ रोल रहेगा? फॉर एग्जांपल आम आदमी पार्टी के लीडर जेल में हैं और भी सारी पार्टीज हैं, क्या ये सब भी कंसोलिडेट करेंगी या नहीं करेंगी? और if we talk about specifically the AAP, is it finished as a party with the leader in jail? Never finished in politics. You can never say that at conclusion. But AAP का what AAP stood for, it has lost that. Yeah, their anti-corruption spiel is over, and they look pathetic. मतलब they look all over the place. They look all over the place. And this is what happens with parties which don't have an ideological plan. Please understand. This ultimately country has two poles. One is the Congress BJP pole, which is an ideological pole, and everything else is the Congress pole. When Congress gets weak, there are parties like AAP and other emerge. AAP had a historic opportunity with a weakening Congress to become another pole of the polity. But somehow in its pole of the polity, as in कि extreme पे चले जाओ आप, दोनों कांग्रेस को रिप्लेस कर दो. अच्छा, as a national party. नेशनल या पार्टी फिर तो वही भी थी वो. उनकी आप टेक ओवर कर लो अभी. नहीं, बेशक उनकी मत रखो, बट जिनको बीजेपी से ऑल्टरनेट चाहिए आपके पास ऑप्शन था. समझ गया. बट उसके बाद जब आपका ये केस आया जिसमें आपके बंगले का केस आया, फिर करप्शन का केस आया, और माइंड यू एवरीथिंग इज हैपनिंग थ्रू द कोर्ट, तो लोगों को लगा कि जो पार्टी अभी लगता है कि जो पार्टी भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ी थी वही पार्टी के ऊपर इतना आरोप है. उसके साथ में जैसे सबसे बड़ा जो इनको हानिकारक हुआ है वो शराब हुआ है. दिल्ली के अंदर जब ट्रैवल करते हैं लोग बोलते हैं शराब बहुत ज़्यादा ठेके बहुत खुल गए थे, ये सब चीज़ हो गई थी. तो पब्लिक परसेप्शन के अंदर पहले दे हैड अ वेरी हाई मॉरल ग्राउंड, है ना. दे वर अ पार्टी विद अ डिफरेंस. राइट.
अब वो स्थिति पब्लिक परसेप्शन में नहीं है। अब अभी for तो them ये भी to- आ रही है न्यूज़ दैट दे apparently received खालिस्तानी फंडिंग, इज व्हाट आई हर्ड। करेक्ट। तो अब दोज आर ऑल मैटर्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन, बिकॉज ये एक आम आदमी पार्टी के वर्कर ने ये कंप्लेन करी है, हाँ राइट? सो टू पुट इट इन शॉर्ट, पॉलिटिक्स में परसेप्शन मैटर्स मोर देन रियलिटी, एंड परसेप्शन मैटर्स द मोस्ट। एंड आम आदमी पार्टी के अंदर जितना भी वोट है वो अरविंद केजरीवाल का ही वोट पड़ता है। पर अब क्योंकि जो प्लैंक्स पे आम आदमी पार्टी खड़ी थी, वो प्लैंक्स जो है अब वो थोड़े से शेकी टाइप हो गए। सो फॉर देम टू कम बैक and achieve that high moral ground will be a challenge, because see आम आदमी पार्टी की दुश्मन बीजेपी नहीं, आम आदमी पार्टी की सबसे बड़ी दुश्मन कांग्रेस है। क्योंकि कांग्रेस जहाँ जहाँ आम आदमी पार्टी बढ़ी है, कांग्रेस खत्म हुई है या कम हुई। पंजाब कांग्रेस नीचे गई, दिल्ली कांग्रेस ने सरेंडर कर दिया। सो कांग्रेस तो अंदर से चाहेगी कि आप नहीं खत्म हो। बीजेपी को क्या है, बीजेपी को तो और ज्यादा इशू नहीं है, इट्स जस्ट एन एंट्रेंट पार्टी। आप समझ रहे हो ना, भाजपा इट्स अ नेशनल पार्टी फाइन, बट द भारतीय जनता पार्टी इज अ 300 सीट पार्टी। आप in Lok Sabha is not even 5 seat party. Then where is the comparison? Always politics, please understand, politics requires continuous effort and it's not a sprint, it's a marathon. Right. So you need that stamina also. That is what I say. So I will not say it is finished, but I feel that it is all over the place right now. इन इलेक्शंस के अंदर आपको लगता है जैसे बीजेपी ने मैनिफेस्टो लगाया, विल दे बी एबल टू कैरी आउट ऑल द प्रोमिसेस दे मेड, और या फिर उनको पुश बैक मिलेगा? I believe no any political party, if देश दुनिया में हम 100 में से 100 नंबर लाने का प्रयास करते हैं, तो हमेशा कोई व्यक्ति 100 में से 100 नहीं लाता। आप ले आते हो लेकिन 9.7। हाँ, वो भी 10 नहीं आता ना, तो उसमें भी आप कोशिश 10 की करते हो। तो आप हमेशा कोई भी पॉलिटिकल पार्टी अचीव नहीं करवाती। जनता भी नहीं एक्सपेक्ट करती कि हर अचीव हो, पर हाँ जनता ये ज़रूर देखती है कि क्या उसकी नीयत सब अचीव करने की है कि मेन चीज़ जनता नीयत देखती है। देखती है क्या क्या मान लो लेता 24 घंटे उसको अचीव करने के लिए काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, जनता सब समझती है। जनता जब देखती है कि यार मक्कारी कर रहे हैं, तब जनता रिवॉर्ड नहीं करती। एंड क्या पोल्स एक्चुअली वोटिंग बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करते हैं? मतलब जैसे हम देखते हैं वो स्टार्टिंग वाले पोल्स आते हैं, एग्जिट पोल्स आते हैं। मैं एग्जिट पोल्स तो देखो नहीं करते, क्योंकि एग्जिट पोल तो वोटिंग के बाद होते हैं। लेकिन उससे पहले पोल्स आ रहे हैं, आपको वोटिंग कर रहे हैं, ओपिनियन पोल्स, माय बैड, आपको वोटिंग करने जाना है, आप रात को देख रहे हो कि भाई क्या चल रहा है मेरी जगह। 48 वो भी नहीं हो सकता, क्योंकि 48 आवर्स पहले से पोल्स बैंड है। तो मतलब अगर वोटिंग आप आज कर रहे हो तो 48 घंटे पहले तक जो है पोल्स आर बैंड, कम है, पर पोलिंग से कोई इम्पैक्ट नहीं होता, बहुत लिमिटेड हो जाता है। व्हाई आर पोल्स देयर? ताकि न्यूज़ साइकिल में फिलर आता रहे कि क्या चल रहा है लोगों को जानना, क्योंकि लोग जानना चाहते हैं कौन जीत रहा है, कौन हार रहा है। किस पोल्स मैं कह रहा हूँ, कैन पोल्स आल्सो इन्फ्लुएंस इलेक्शंस? I don't think, जैसे व्यूइंग पब्लिक देख रही है पोल्स को, ऑनलाइन देख रही है। हाँ, जैसे इसमें क्या होता है कि कुछ अगर जो लोग साइडलाइंस पे रहते हैं ना, जो साइड पे रहते हैं, वो फिर देख लेते हैं यार, अगर पूरा जनता वो कहते हैं यार लोग तो टीवी पे कह रहे हैं या सब तरफ कह रहे हैं कि मान लो पार्टी एक्स आ रही है, तो फिर वो पार्टी एक्स को ही डाल देते हैं। पर इसमें भी क्या चाहिए, अगर उसको लगता है उसके आसपास देखो, लेट्स से अ पोल इज सेइंग दैट पार्टी एक्स इज विनिंग, but on the ground people are saying that party Y is winning, then people will do the voter will do what is happening on the ground Y. So what polls say, if it correlates with what is happening around him or her, that is when it impacts. So say person like Kerala, sitting in Kerala, will know कि यार and they don't just take the feedback from the poll, they will take the feedback from people they know from any other place. So I don't think polls impact in a very very substantial way. They मेक एन इंडिविजुअल अवेयर, एंड जो लोग फ्रिंज पे होते हैं, जो फ्रिंज वोटर, फ्रिंज साइडलाइंस पे जो वोटर होता है, जिसने अपना मन अनडिसाइडेड है, अनडिसाइडेड है, वो देख लेता है कि यार अगर एक तरफा एक ही व्यक्ति जीत रहा है, चलो इधर ही डाल दो। अगर मान लो नेक एंड नेक इलेक्शन है, तो आसपास फिर वो देखता है किसको किसकी बात ज़्यादा हो रही है, फिर उसको डाल देता है। ये है। अच्छा, एक बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्टर ये है कि इस देश में विमेन इज़ अ मोर इंडिविजुअलिस्टिक वोटर। तो आप सोचोगे कि महिला अपने पति के हिसाब से वोट डालती है, सब झूठ है। जितना इनफैक्ट, और आपको डेटा बताता हूँ, जितना आप ग्रामीण इलाकों के अंदर जाओगे उतना ज़्यादा महिला और इंडिविजुअलिस्टिक वोटर होगी। मतलब पति ने दूसरी तरफ डाला, महिला दूसरी तरफ डालेगी। और बताता हूँ, जितनी ज़्यादा आप सब ऑल्टर्न कास्ट के अंदर जाओगे, SCs, नॉन यादव, OBCs, इसके बाद आपका अहीर, पासवान, मैनी कास्ट में जाओगे या उसमें जाओगे, तो आप पाओगे कि और ज़्यादा महिलाएं इंडिविजुअलिस्टिक होती। महिलाओं को चाहिए कौन उनको डिग्निटी ऑफ लिविंग प्रोवाइड कर रहा है। ऐसा क्यों होता है रूरल एरियाज के अंदर लोग अपने वोट को डबल ट्रिपल वैल्यू देते हैं और अर्बन एरियाज में लोग वोट तक नहीं करते? क्योंकि उनको लगता है कि उनको सब कुछ मिल गया है, और उनको लगता है कि उनका सरकार से इंटरेक्शन नहीं है। रूरल एरियाज़ के अंदर लोगों को सरकार से इंटरेक्शन काफ़ी होता है।
और दुख की बात ये है कि अर्बन एरियाज के अंदर लोग ज्ञान बहुत देते हैं. द इशू इज दैट पीपल इन द अर्बन एरिया स्पीक अ लॉट, comment a lot, you know, debate a lot, but when it comes to doing their duty, they do not perform that duty. It is a sad state of affairs, and it needs to change. But in the see, also I'll tell you on the voting percentage, I have a different take. Let's say somewhere at a 55% voting हुई है. इसका ये मतलब नहीं होता दोस्त की 55% वोटिंग हुई है. मतलब कहने का मतलब ये है कि 55% अगर लोगों ने वोट डाला है, इस 55% अगर वोटिंग परसेंटेज हुआ है, इसका ये मतलब नहीं है कि आज सिर्फ और सिर्फ 55% लोगों ने डाला है. ये मतलब है कि जो वोटर लिस्ट में लोग रजिस्टर्ड है उसके 55% ने डाला है. अब वोटर लिस्ट में कई बार क्या होता है कि मान लो कि मैं माइग्रेंट लेबर हूँ, अब मैं काम कर रहा हूँ दिल्ली में और वोटिंग हो रही है सुपौल में, बिहार में, तो मैं वापस नहीं जा सकता वोटिंग के दिन पे वोट डालने के लिए, पर मेरा नाम काउंटेड है वोटिंग लिस्ट के अंदर, और इसीलिए जाके ओवरऑल वोटर्स 10 है उसमें भी मैं जोड़ रहा हूँ पर वोट नहीं डाल रहा. पर इसका ये मतलब नहीं कि लोग जो सुपौल में बैठे उन्होंने वोट नहीं डाला. आप एक एक्सपेरिमेंट करना कि आप जैसे मान लो कि अभी फरीदाबाद में जब वोटिंग होगी, आप लोगों से आसपास बात करना 25-30 लोगों से, आप बोलोगे सभी वोट डाल रहे हैं, पर जब वोटिंग परसेंटेज निकाल के देखोगे आप देखोगे वोटिंग परसेंटेज तो इतना ऊपर नहीं आया. क्यों? क्योंकि उस वोटर लिस्ट में कई ऐसे लोगों के नाम है जो फरीदाबाद में नहीं है, और वोटर्स फरीदाबाद के पर कहीं और रह रहे हैं, मान लो बैंगलोर रह रहा है, दिल्ली रह रहा है, ये रह रहा है, और वो लोग ट्रैवल नहीं करते वोट करने के लिए. इसलिए अगर आप देखोगे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स की वोटिंग परसेंटेज 80% तक क्यों रहती है? क्योंकि वहाँ इतना माइग्रेशन नहीं है. तो इसलिए आप मत समझो कि देश वोट नहीं कर रहा है, आजू बाजू सब वोट कर रहे हैं. बिहार की वोटिंग परसेंटेज कम है क्या? क्योंकि बहुत सारे बिहारीज माइग्रेट कर जाते हैं. बिहार के अंदर लोग काम के लिए काफी माइग्रेट करते हैं. ईस्टर्न यूपी में भी आप देखो कि वोटिंग परसेंटेज कम हो, कंपैरेटिवली कम होगी. और जो शहरी क्षेत्र जैसे इन सब में जो हाई अर्बन शहरी क्षेत्र हैं, बैंगलोर, मुंबई, इन सब में वोटिंग जनरली कम होती है. मैं तो महाराष्ट्र इलेक्शन के फर्स्ट फेज में महाराष्ट्र में था, तो मैंने तो कोई झलक भी नहीं देखी कुछ. मतलब मैं पॉश एरियाज दूसरे एरियाज में गया, इस शहर में वाकई में इलेक्शन चल रहा है. ट्रू. लग नहीं रहा था ऐसा. क्योंकि देखो यार, जब इन लोगों के पास पैसे ज़्यादा आ जाते हैं, चीज़ें हो जाती है, तो उनको लगता है कि यार कोई भी है हम तो अपना काम करवा ही लेंगे. सही बात है. So the entitled guy will know, or say the entitled businessman or the entitled and you know the entitled well-off guy will know that whosoever is comes, I'll get my work done. Particularly in assembly elections, right? In the Lok Sabha elections, still I feel that the voting percentage is now with elections becoming more quasi-presidential, it is solidly. Why do you say quasi-presidential? Because we are a parliamentary form, and whenever a strong leader comes, then people don't look at the MP candidate that much. The people look at the prime ministerial face, and it has always historically happened. Even in Indira Gandhi's case, Jawaharlal Nehru's case, and now Prime Minister Modi's case. If you can't watch a full podcast, watch a clip instead. You'll be as entertained and as informed. That's my guarantee. That's why you got to subscribe to those cast clips.